हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज शुरू करी थी और आज हम खिलजी डायनेस्टी तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं। आप उन्हें ऊपर आई बटन पे जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में मेडिवल इंडिया के सेक्शन पे जाकर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये सारे कंटेंट की पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम बायो में अवेलेबल है। कई सारे पीडीएफ्स को मैंने मर्ज करके अपलोड कर रखा है एंड अभी सब्सिक्वेंट जितने भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनके पीडीएफ्स को भी मैं मर्ज वे में कॉन्सोलिडेट फॉर्म में आप सबको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो लेक्चर शुरू करते, बट ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो कि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए आपको सबसे पहले पता चले। खिलजी डायनेस्टी, बलबन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, ग्यासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि ग्यासुद्दीन बलबन का जो बेटा था उसकी मृत्यु नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मंगोल से लड़ाई के दौरान हो जाती है। फिर बलबन कमजोर हो जाता है एंड इवेंचुअली ही डाइड। उसके बाद माइनर पपेट रूलर्स की तरह एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सल्तनत अपने आप में डगमगा जाती, वो उसकी फाउंडेशंस वीक होना शुरू होती है। एंड कई सारे थ्योरीज है कि जलालुद्दीन खिलजी क्यों आए। जलालुद्दीन खिलजी को क्या वहां पे स्टेट के अंदर से डिमांड आ रही थी कि अब कहीं ना कहीं सल्तनत को बचाने के जलालुद्दीन खिलजी, जो अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट और कह सकते हैं बहुत ज्यादा वन ऑफ द पॉपुलर नोबिलिटी के तौर पे या फिर एक एज अ वॉरियर के तौर पे जाने जाते थे बलबन के रेन के दौरान से ही, जिन जो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमैट भी थे व्हेन इट कम्स टू मंगोल। राइट, मंगोल से लड़ने में वो बहुत ज्यादा डिप्लोमैट में रहते, इसी वजह से इनको प्लेस भी करा गया था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, अफगानिस्तान एंड पूरे खैबर पख्तूनवा रीजन में, सो दैट कि वो मंगोल थ्रेट को सप्रेस करके रखे। पर जो भी हो, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं एंड यहाँ पर अपना एक रूल स्टैब्लिश करते हैं। अब वो कहानी जलालुद्दीन खिलजी से शुरू होती है, अलाउद्दीन खिलजी एंड उसके बाद तक चलती है एंड देन ये पूरा जो खिलजी डायनेस्टी का एक सार होता है जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह से चीजों को बदल देता है, सल्तनत की चीजों को बदल देता है, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर एक तरीके से, हर एक नजरिए से। तो उन सब को हम समझने की कोशिश करेंगे इन वीडियो लेक्चर्स में। आपको ये मैंने पहले ही बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इन वीडियो लेक्चर्स के सोर्स के तौर पे सतीश चंद्र सर की पार्ट 1 मिडिल इंडियन हिस्ट्री, इग्नू के सोर्स मटेरियल्स एंड कुछ रिसर्च पेपर्स को भी हमने यूज करा है। सो इनकी अथॉरिटी या फिर इनकी ऑथेंटिसिटी पे आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, वो सारे स्ट्रेस आप मुझ पर छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग द सल्तनत, अ शिफ्ट इन पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स, ये समझिए कि जो पूरा खिलजी सल्तनत का समय होता है वो 1290 से शुरू होता है एंड 1320 तक जाके शुरू होता है। 1316 तो अलाउद्दीन खिलजी तक हम देखने को मिलता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर शुरू होता है यहाँ पे आपको एक पावर स्ट्रक्चर में शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इल्तुतमिश के पीरियड के दौरान से देखते हैं तो कुछ नोबिलिटी से वो बहुत पावरफुल थे। उसमें से हमारे पास आते हैं तजिक्स, जिनके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है। राइट, तजिक्स, तुर्क्स, ये सारे कहीं ना कहीं डोमिनेट करते थे, बट इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होना शुरू किया। अब यहाँ पे कई सारे और भी नोबिलिटी थे। तजिक्स वर डोमिनेटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द एविडेंसेस ऑफ याकुत, जो एक एबिसिनियन स्लेव था। दैट मींस एबिसिनियंस वेर आल्सो देयर। राइट, वी हैव इमाउद्दीन रयान, जो एक इंडियन मुस्लिम था जिसे ऑब्वियसली ग्यासुद्दीन बलबन की जगह पर गया था, ऑब्वियसली नोबिलिटीज के कॉन्स्पिरेसी के अंदर अंदर। तो हमें ये समझ में आता है कि यस दे वेयर अदर नोबिलिटी, अदर काइंड ऑफ एथनिसिटी के लोग कह सकते हैं या फिर अदर नोबिलिटी ग्रुप्स थे। एंड उसमें एक नोबिलिटी ग्रुप जो था वो खिलजीज का भी था। अब यहाँ पे जब खिलजीज का एक रूल आना शुरू करता है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अब
वो जो बलबन के टाइम पे था कि मैं सिर्फ टर्क्स को देखूंगा, मैं नॉन टर्क्स कन्वर्टीज को इज्जत नहीं दूंगा, वो चीजें यहाँ पे खत्म होना शुरू कर दी। बर्नी भी इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि जब खिलजीज का रूल आना शुरू करता है तो एक लोगों के दिमाग में वो एक ऑ क्रिएट करता है, बिकॉज एक बहुत लंबा समय, अगर मैं कहूँ तो एक अप्रोक्सीमेट 8 से 9 डिकेड के बाद एक ऐसा समय आता है जब वो तक्स का रूल जो होता है वो खत्म होता है, एंड एक नया रूल शुरू होता है, एक नया ग्रुप का ही रूल शुरू करता है, दैट ऑब्वियसली दोज खिलजीज, राइट। अब जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, वो अपने आप में एक बहुत ही विजनरी एक एज ए रूलर थे, एंड उनका जो विजन था वो ये था, ये मुझे एक नया स्टेट ही बनाना है, वो स्टेट जो लोगों के साथ मिलकर चलेगा, वो स्टेट जहाँ पे मैं लोगों से मिलूंगा, वो स्टेट जहाँ पे डर का माहौल नहीं रहेगा। वो अपने आप को बिल्कुल अलग रख रहे थे अपने पूर्वजों से, पूर्वजों इन सेंस की जो उनसे पहले रूलर्स आए थे, जैसे कि बलबन, क्योंकि वो टेरर एक इकोसिस्टम को क्रिएट करके रखता था। डर, भय ऐसा कुछ नहीं। इनका मानना था कि मुझे लोगों से मिलकर चलना है, मैं लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी रिलीजियस भावनाओं को रिस्पेक्ट दूंगा, मैं अ, अपने पावर का मिसयूज नहीं करूंगा, एक एक काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखूंगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमें यही देखने को मिलता है जब बलबन का ही भांजा, नेफ्यू, मलिक चेजू खिसली, जिसने इवन रेबेलियन किया था, उसने अगेंस्ट जाकर जलालुद्दीन खिलजी की रेबेल करा था, बट उसके बावजूद उसको हराया, पर उसको पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं दी। उसे बोला कि मैं समझता हूँ कि आपने ऐसे क्यों किया, एंड आपको मैं ऑफर भी करता हूँ हाईएस्ट नोबिलिटी की पोजीशंस एट कारा। कारा वो लोकेशन थी जो अपने आप में बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, प्रोमिनेंट थी, तो कारा वाज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो उसे ऑफर किया गया। ये चीज देखने मिलती है। वेलफेयर पे फोकस किया गया। उसने जलालुद्दीन खिलजी डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा स्टेट स्ट्रक्चर बनाऊंगा जहां पे सब्जेक्ट सेंटर पे होंगे, मैं सेंटर पे नहीं हूँ, सब्जेक्ट सेंटर पे है, मैं उनके बिलीव पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करूंगा। और हमें ये देखने को मिला अहमद चाप के साथ जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था जलालुद्दीन खिलजी का, तो उसने बोला कि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ उनके रिलीजियस आइडियाज की। अगर वो भजन बजाना चाहते हैं, ड्रम बना बजाना चाहते हैं, वो जाकर यमुना में नहाना चाहते हैं, मैं सब कुछ अलाउ कर रहा हूँ। एज फार एज वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करे, मैं सब कुछ अलाउ कर रहा हूँ। एंड अब उसे इनफिडिलिटी बोलो, आई डोंट केयर, पर मैं अलाउ करूंगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड फ्रॉम फ्रॉम माई साइड, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि फोर्सफुल कन्वर्जन करना उनका जो नॉन बिलीवर्स है, मोस्टली हिंदूज, ये अनएथिकल भी है और ये अनरियलिस्टिक भी है। रिएक्शन ऑफ टायरेनी, बलबन ने, मैंने बताया कि वो हमेशा एक डर का माहौल क्रिएट करके रहता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी क्रिएट करके रहता था। बट जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने बोला कि डर, भय, ये खतरा जो एक होता है, जो पावर का मिसयूज होता है कि मेरे पास पावर है, मैं डर बना के रखूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा जो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, उसी समय करना पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। डर, भय आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा पर एक छोटे समय के लिए, वो दिल से इज्जत नहीं दिलवाएगा, वो सिर्फ डर से इज्जत दिलवाएगा। और ये जलालुद्दीन खिलजी समझता था। वो मानता था कि मुझे सबके साथ मिलकर चलना है, मैं शांतिपूर्वक काम करूंगा, प्यार मोहब्बत से काम करूंगा, मैं किसी को टॉर्चर नहीं करूंगा। ये बर्नी भी बताते कि कोई ऐसा इंसान था जिसने मच्छर को भी नहीं मारा, वो प्यार मोहब्बत से काम करना चाहता था। ये था जलालुद्दीन खिलजी। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर था, वो बाय नेचर ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था, वो एक्चुअली बाय नेचर वो था। और वो कोशिश भी कर रहा था कि मैं एक पीसफुल वे में, काइंड और टॉलरेंट बिहेवियर के साथ काम कर सकूं। ये चीज हमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखने को मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी जो अपने आप में महान राजा रहा। जलालुद्दीन खिलजी के साथ एक चीज बहुत खासियत और ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी जब आता है तो उस समय एक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोसिस्टम जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे था, वो बहुत आई वुड से फ्रेजाइल हो रखा था। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने आसपास में उन बंदों को रखता था जो उसके करीबी थे। और उन करीबियों में एक उसका भांजा और उसका सन इन लॉ जो बाद में बनता है, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से लेके 1316 तक का समय रहता है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो, मैंने 1 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्यों हमला करा, उसके बारे में भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में या शॉर्ट्स में या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको देखने मिल जाएगा। जरूर देखें, आपको उससे एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। और मैं और भी चीजों को कवर करूंगा। अभी
अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, क्या पॉलिसीज उनकी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया, जहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन लिबरल एटीट्यूड के साथ काम कर रहा था जलालुद्दीन। अलाउद्दीन आता है, बोलता है कि मैं इन किसी चीजों को नहीं मानता, ये सुल्तान की पोजीशन को कमजोर करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं सेंट्रलाइज भी करूंगा, मैं अग्रेसिव भी रहूंगा, मैं जाके हार्श पनिशमेंट देना पड़ेगा तो मैं वो भी दूंगा। तो बलबन की जो पॉलिसीज थे उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कई सारी जगहों पे उसने हमला किया, गुजरात में किया, रणथंबोर में किया, मेवाड़ में किया, साउथ के कैंपेन्स थे, साउथ में भी हमें देखने मिलता है कि यादवास एंड कई सारी जगहों पे जाके हमला किया। एंड उन सारे में मिली सदन बात की तो मालिक कफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इनसे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बात करूंगा। गुजरात कैंपेन क्यों हुआ, मेवाड़ पे हमला क्यों हुआ, मेवाड़ वाले के रिलेटेड आपको जरूर ये जो प्रीवियस मैंने बताया आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट देगा आपको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, प्राइस कंट्रोल, रेवेन्यू मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक पर्पस, यहाँ मैं बस आपको एक क्रक्स देना चाहूंगा। होता क्या है कि सबसे ज्यादा जो मंगोल इन्वेजन होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होता है। अलाउद्दीन के अपने आप में बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, इसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, इसके साथ साथ इसके पास अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस भी थे, एंड टू मेंटेन इंश्योर की हाई क्वालिटी की इसके मिलिट्री और हॉर्सेस मेंटेन रहे, उसने दाग और चेहरा भी इंट्रोड्यूस किया ताकि क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर मेंटेन रखे। बट इन स्पाइट ऑफ दिस पार्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसने एक स्ट्रैटेजिक वे में कोशिश करा कि मैं ज्यादा मिलिट्री मेंटेन कर सकूं एंड इवन प्राइसेस हाइक ना करे, लोग उसी पर्टिकुलर सैलरी में जो मैं ऑफर कर रहा हूँ उसमें सारे नीड्स को मेंटेन कर सके एंड एक अच्छी लाइफ जी सके। प्राइस कंट्रोल मेजर्स लेके आए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आते, शनाय मंडी वगैरह एंड कई सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो अगेन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स के तौर पे मैंने आपको बताया कि इसने सीरी फोर्ट की भी स्टैब्लिशमेंट करी थी, इसने दाग और चेहरा जैसी चीजों को भी स्टैब्लिशमेंट करी थी, इसने स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, ये कॉन्स्टेंट वे में ये इंश्योर करता था कि प्रॉपर डिसिप्लिन्ड आर्मी रहे। ये सारी चीज हमें देखने को मिलती है, जो ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से इन्फेसाइज किया था मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए स्पाई सिस्टम में। स्पाई सिस्टम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने ये चीज को भी ध्यान रखा था कि कोई भी लोग बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, क्योंकि नोबिलिटीज अमीर थी, नोबिलिटीज खासकर हिंदूज अमीर हुआ करते थे, चौधरीज मुकद्दम्स अमीर हुआ करते थे। एंड गिविंग अ क्रक्स उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि उसने बोला था कि कोई मेरे अलावा अमीर नहीं रहेगा, एंड उसने सारे पैसों को ले लिया था। ये एक्सटेंट आ गया था कि बड़े बड़े जमींदार चौधरीज वगैरह को दूसरों के घर पर जाके काम करना पड़ा था अपनी बेसिक डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए। इस लेवल का सिचुएशन हमें आते हुए देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हम अपन बात करेंगे, बट ये चीज आपको समझ में आती है कि अलाउद्दीन किस तरीके का एक सोच को बना के रखना चाहता है। स्पाई सिस्टम, ये कोई किसी भी चीज की फंक्शंस, कोई भी फंक्शन है, इवन मैरिजेस है, मैरिज मेरे परमिशन के बिना नहीं हो पाएगी। अगर आपको करना है तो आपको पहले मेरे परमिशन लेना पड़ेगा। आप नोबिलिटीज को एक साथ इंटरेक्शन करना है, मेरे परमिशन लेना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली जाके कुछ नहीं कर सकते। एंड उसने ये सारी चीजें किया था स्पाई सिस्टम के थ्रू में। बाबा स्पाई एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज स्पाई सिस्टम वाज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ अलाउद्दीन, ऑफ ड्यूरिंग द अलाउद्दीन reign। ठीक है, एज अ सोशल रिफॉर्म की बात करें तो उसने सोशल रिफॉर्म भी किया था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज को इंश्योर किया था। एंड मैंने बताया कि बलबन के कई सारे लॉज को उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसने लोगों पे इंट्रोड्यूस किया था कई सारे लॉज, जैसे कि ड्रेस कैसे पहनना है, एंटरटेनमेंट कैसे, गैदरिंग होनी है, एलिट्स पे कंट्रोल किया, जिसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपको जस्ट दिया। डिसिप्लिनरी मेजर्स लेके डिसिप्लिन आपको इंश्योर करना है। अलाउद्दीन के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने कभी भी थियोलॉजियंस की बात पे जाकर काम नहीं किया। he always believed that I am the one जो डिसीजंस लेगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इम्पैक्ट खिलजी डायनेस्टी का, we'll discuss more on this particular topic in subsequent lectures, but पावर का एक्सपेंशन होता है, एक नया रूल आता है जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, एंड अगेन जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा चुका हो सल्तनत, वापस से सेंट्रलाइजेशन आता है, स्पेशली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है।
एंड कंक्लूजन ऑब्वियसली खिलजी डायनेस्टी के दौरान एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है ऑलमोस्ट हर एक एरिया में, और वो अपने आप में एक ऐसा पार्ट बन जाता है जो अपने आप में इतिहास में अपने आप को एक सुनहरे अक्षरों में लिख देता है। और ये चीज हमें दिखाता है कि जो खिलजी पीरियड होता है वो एक टर्निंग पॉइंट भी होता है हिस्ट्री में कई सारे तरीकों से। और ये क्या कई सारे तरीके क्या है, अगेन इन चीजों को समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखना चाहिए। दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। किसी भी तरीके के डाउट कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क, आई एम हियर फॉर यू। कमेंट सेक्शन में अपने ड्रॉप्स को ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आपके पास इंस्टाग्राम की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके मुझसे कोई अपनी कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं। मैं उनको जरूर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो कि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए आपको सबसे पहले पता चले। और अगेन ये सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको इंस्टाग्राम बायो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, और किसी तरह डाउट हो, आई एम देयर फॉर यू। जय हिंद।